राधे। तो आज हम लेके आए हैं एमसीक्यू सीरीज, ठीक है ना। थंबनेल के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ एमसीक्यू सीरीज, ठीक है। अभी देखिए एमसीक्यू सीरीज जाने में टाइम लगेगा, धीरे धीरे जाएगा। लेकिन अगर जैसे जो इंग्लिश मीडियम है बच्चे, या जो चाहते हैं कि जिनका मोड ऑफ कम्युनिकेशन इंग्लिश में ही हो, तो आप कमेंट करके देखिए, आपको वो वीडियो इंग्लिश में भी मिल जाएंगे। अगर आप 20-25 लड़के का कमेंट आता है तो मैं इंग्लिश में भी प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं एमसीक्यू सीरीज से। देखिए एमसीक्यू सीरीज से जैसे क्लास 12 की बात हो रही है, अगर हम बिहार बोर्ड में बात करते हैं, है ना। अगर आप बिहार बोर्ड से बात कर लो तो इसमें 100 मार्क्स का एमसीक्यू आ रहा है, जिसमें आपको 50 अटेम्प्ट करने, तो लगभग आपका बहुत ज़्यादा हाईली वेटेज है। और अगर आप सीबीएसई बोर्ड की बात कर लो तो 20 मार्क्स का एमसीक्यू है। कहीं ना कहीं दोनों में हाईली वेटेज आपका है। यहाँ पे 25% का वेटेज रखता है आउट ऑफ 80, और यहाँ पे आपका 50% का वेटेज रखता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोग के लिए मैं एक एमसीक्यू सीरीज लेके आऊँ, ठीक है। अब हम एमसीक्यू सीरीज लेने की वजह से क्या है कि सबसे पहला टॉपिक जो उठाने जा रहे हैं, देखिए ऐसा नहीं कि हम आपको मतलब टफ टॉपिक से लेके चलेंगे जहाँ पे समझ में नहीं आएगा। फर्स्ट टॉपिक जो हम उठाने जा रहे हैं, आपका एक हाईली स्कोरिंग पेपर है। ये टॉपिक आपका मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। आप देख रहे हैं मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स, मैंने हेडिंग लिख दिया। और ये हाईली स्कोरिंग पेपर है, ऐसी बात नहीं है, यहाँ से नंबर अच्छे खासे उठते हैं। सीबीएसई बोर्ड में भी 10-12 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे रहता है, बिहार बोर्ड का तो कहना ही नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं सर, मैट्रिक्स कहते किसको हैं, ठीक है। इसके बारे में जानकारी आपको लेना पड़ेगा। अब मैट्रिक्स जो जानते हो क्या, कुछ नहीं होता है। एक आपका, अगर इसके डिफिनेशंस पे बात करते हैं तो दिस वन इज द रेक्टेंगुलर अरे ऑफ रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे दोनों को कवर किया है, रियल नंबर को भी कवर किया और कॉम्प्लेक्स नंबर को भी कवर किया। तो हो सकता है बिहार बोर्ड में तो नहीं, बट एमसीक्यू मैं मान सकता हूँ कि सीबीएसई में आपको अप्रोच ले सके कि मैट्रिक्स में क्या रियल नंबर शामिल होते हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर शामिल होते हैं, तो यहाँ पे दोनों शामिल होते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर बताने की जरूरत नहीं है, क्लास 11th आप लोग पढ़ के आए होंगे। वैसा नंबर जो x प्लस आई वाई के रूप में लिखा जा सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। जहाँ पे मतलब ऐसा बोल सकते हो कि दिस वन इज नथिंग बट कॉम्बो ऑफ, कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। जहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन आपको मिल जाए, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को, उसी को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो इसमें ज्यादा डिटेल घोषणा नहीं है, डेफिनेशन से आपका मैट्रिक्स का। अब सवाल होता है कि सर यहाँ से एमसीक्यू कैसे आएंगे, ठीक है। डेफिनेशन से तो एमसीक्यू आने के चांसेस होते नहीं है, डेफिनेशन से तो एमसीक्यू कैसे आएंगे। तो आज हम आपको कुछ नहीं बताने जा रहे हैं, छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट याद रख के चलिएगा कि जो मैट्रिक्स है, पहले समझेंगे तब आपका एमसीक्यू भी सॉल्व होगा। मैं कुछ नंबर लिया हूं, जैसे आप ध्यान से देखिएगा, मैंने बोला यहाँ पे रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंजमेंट करो नंबर को। मैंने लिया 2 3 5 4 2 1, 3 2 1, मैंने कुछ ऐसा नंबर अरेंज कर लिया। और इस नंबर को हमने इंक्लोज कर दिया ब्रैकेट से, यानी इसको घेर दिया। ये बन गया आपका मैट्रिक्स, ठीक है। अब सवाल होता है कि इस मैट्रिक्स में कुछ रो होते हैं, कुछ कॉलम होते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा मेरी बात को। इसमें ये वाला जो पार्ट है इसको रो 1 कहते हैं, ये वाले पार्ट को रो 2 कहते हैं, ये वाले पार्ट को रो 3 कहते हैं, ठीक है। रो 1, रो 2, रो 3। आप ऐसे, रो का मतलब रोना नहीं रही, ROW रो, ठीक है। इस पार्ट को हम लोग कॉलम बोलते हैं, कॉलम कॉलम। इसको बोलते हैं C1 C2 C3। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, इसमें जनरली लोग कंफ्यूज करते हैं, ठीक है ना। रो हमारा जो बढ़ता है वर्टिकली डाउनवर्ड बढ़ता है, अंग्रेजी मीडियम वाले ध्यान देना।
रो जो होता है आपका वर्टिकली डाउनवर्ड होता है और कॉलम जो होता है हॉरिजॉन्टली आपका बढ़ता है, ऐसे ध्यान दीजिएगा। और अगर बिहार बोर्ड के बच्चे हो, बिहार बोर्ड वाले फोकस, हाथ में एक खीरा खरीदो, खीरा समझते हो ना, खीरा, अगर खीरा को ऐसे काटते हैं खाने के लिए, नॉर्मल खाने के लिए खीरा को, तो जितने टुकड़े में खीरा कटेगा उतने नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएंगे। और जब सलाद पर्पज से खीरा को कच 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 काटोगे तो वैसे केसेस में जितने भी टुकड़े होंगे उसको हम लोग नंबर ऑफ रो मान के चलेंगे। ठीक है, तो अगर खीरा सलाद के लिए खाते हो तो नंबर ऑफ रो मिलेगा, और खीरा 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 नॉर्मल पर्पस के लिए खाते हो तो वैसे केसेस में आपको नंबर ऑफ कॉलम्स मिलेंगे। ये आपका देसी भाषा था, बट यू हैव टू लर्न कि आपका रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। ठीक है, कॉलम ऑलवेज इंक्रीज टू आउट टुवर्ड्स वर्टिकली डाउनवर्ड, और ये जो होता है हॉरिजॉन्टली आपको इंक्रीज करता है। ठीक है सर, अब यहाँ पे आपने देख लिया रो और कॉलम। अब सवाल होता है कि कुछ यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बातें कर ले। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, क्योंकि पूरा का पूरा गेम इसी पे है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। जैसे ये मैट्रिक्स भाई साहब है, ऑर्डर का मतलब साइज होता है, ये मैट्रिक्स है, तो कहता है कि बताना इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। देखिए कॉलम का मीनिंग स्पेलिंग गलत होगा, मैनेज कर लेना। आज तक लाइफ में मुझे दो चीज का स्पेलिंग सही से ध्यान नहीं रहता, कॉलम और कुलम। ठीक है, अब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, तो नंबर ऑफ रो को हम लोग एम से दर्शाते हैं, नंबर ऑफ कॉलम को एन से दर्शाते हैं। यानी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कितने रो हैं, तीन, कॉलम कितना, टका टक टक तीन, तो इसके साइज क्या होगा, 3/3 होगा। तो आप ऑर्डर और कैसे निकालोगे सर, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ मल्टीप्लाई करेंगे उसको नंबर ऑफ कॉलम से, तो वो निकल के जाएगा आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये छोटी बारी की बातें आपको ध्यान लेके चलनी है। मैं साइड लेता हूं, आप लोग को नोट करना है, नोट कर लीजिए। ठीक है, पॉज करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। ठीक, नेक्स्ट, अब हम मैट्रिक्स में आए हैं, तो सर मैंने ऑर्डर की बात कर ली, मैट्रिक्स से डेफिनेशंस की बात कर ली, कुछ और मैटर्स देखते हैं, मतलब कि हम एग्जांपल के बतौर समझने की कोशिश करते हैं। ये देखो मैट्रिक्स है, मैंने लिया 2 3 3 4 5 4। अगर हम इसके ऑर्डर की बात करते हैं, तो इसका ऑर्डर क्या है, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम को आइडेंटिफाई करो, नंबर ऑफ रो को आइडेंटिफाई करो। ये जो मैट्रिक्स है, देखो मैट्रिक्स, मुझे देखो, मुझे देखो, ये मैट्रिक्स को हाथ में लो, मैट्रिक्स को कचा काटो, काटोगे कितने टुकड़ों में बटेगा बाबू, 2 टुकड़ा में बटेगा, इसको बोलेंगे नंबर ऑफ कॉलम 2 हो जाएगा। अब फिर देखो ये मैट्रिक्स को खीरा समझो, खीरा लो, ऐसे सलाद काटो, कटाक कटाक कटाक, 3 टुकड़ा में कटेगा, तो इसको नंबर ऑफ रो मान के चलेंगे। तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ रो 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है। आप ऐसे ऑर्डर डिसाइड करके चलते हो। एमसीक्यू पर्पज से ऑर्डर पूछे जा सकते हैं बिहार बोर्ड वाले, टेंशन नहीं लेना है, या जितने भी स्टेट बोर्ड वाले हैं टेंशन नहीं लेना है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है सर, दूसरी बात है, मैं और एग्जांपल से आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूं। जैसे देखिए 2 है, 3 है, 4 है, देखिए बीच में ऐसा नहीं कॉमा उमा नहीं रहता है, ऐसे ही रहता है नॉर्मली। अब इसमें देखो ये खीरा है, ऐसे लो ना, ऐसे ऐसे खीरा, खीरा, इसको कचा कच कच कच, 3 टुकड़ा, तो नंबर ऑफ कॉलम 3। सर इसमें ऊपर में तो एक ही पार्ट कट रहा है, एक ही स्लाइस कट रहा है ना सर, तो वहां पे 1 रो 3 कॉलम बराबर। और एग्जाम्पल देखिए, देखिए अपने घर की खेती है, आपका नेट है ना, 5 4 2, आप यहाँ पे देखो कचाक कचाक कचाक, तो 3 टुकड़ा, नंबर ऑफ रो आपका 3 हो गया सर। कॉलम की बात करते हैं, तो आपके पास, सॉरी कॉलम 3 नहीं हुआ, अरे रो देखो ना यहाँ पे क्या होगा, रो तो 2 ही होने वाला है और कॉलम 3 होने वाला, बिकॉज कचाक 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 जो होता है नंबर ऑफ आपका कॉलम देके जाता है, और दिस आपका जो होगा नंबर ऑफ रो लेके जाएगा। ठीक है, ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बातें मैंने कर ली। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट का अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, तब जाके एमसीक्यू पे आप उतर सकते हो, अदरवाइज मुश्किल है एमसीक्यू बनाना।
मुझसे मतलब यार एमसीक्यू अपने आप में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होता है, ठीक है सर। उसके बाद हम बात करते हैं टन 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 एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। देखिए एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स में आपको दो बातें याद करके चलना है। कौन कौन सी बातें सर? अगर मैट्रिक्स को, जैसे कि मैंने आपको बताया था, बताया भी नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है रे, तुम लोग पढ़ा होगा रे, एमसीक्यू सीरीज है रे। मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। मानते हो कि नहीं मानते हो? मानता है, कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है मैट्रिक्स को। हाँ सर मानते हैं। जैसे एग्जांपल सर बताइए, लाइक ए बी इटीसी, जो भी है। अरे अल्फाबेट में ए से जेड तक तो पढ़ा है रे, है ना, ए बी सी डी जेड तक। चलिए अब जो एलिमेंट्स होता है ध्यान से समझिएगा, एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय corresponding स्मॉल लेटर। क्या बोला? ये आपका क्या होता है? एलिमेंट्स डिनोटेड बाय कॉरस्पॉन्डिंग स्मॉल लेटर। मतलब क्या सर, अंग्रेजी तो झाड़ दी है, समझ में तो आया कुछ नहीं। मेरे साथ समझो। अरे भैया ये कैपिटल ए है, ये कैपिटल बी है, तो इसके एलिमेंट को हम लोग ए से दर्शाएंगे। ये बी है तो इसके एलिमेंट को बी से दर्शाएंगे। बात समझ में आ रहा है? और ध्यान से सुनिएगा एक चीज और, जैसे मैंने एलिमेंट तो यहाँ लिख दिया सर ए, यहाँ पे दो चीज और आते हैं, दिस वन इज द आई, दिस वन इज द जे। मैं बड़ा लिख के दिखाता हूं बेवकूफ, बड़ा, ये ए, यहाँ पे आई, यहाँ पे जे। अब सर ये आई क्या है, ये जे क्या है, बता सकते हैं क्या? हाँ क्यों नहीं। आई का मतलब होता, ध्यान से देखिएगा तब न रे। हाँ, आई का मतलब होता है इट रिप्रेजेंट्स, फिर अंग्रेजी झाड़ रहे हैं, अरे रुक न रे, इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ रो। यानी ये एलिमेंट आपके किस रो में है उसको रिप्रेजेंट करके चलेगा। अच्छा, अच्छा नहीं, अब देख, इट रिप्रेजेंट्स, देख थोड़ा सा देख लेना रे, इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ कॉलम। ये वाला जो बताएगा किस कॉलम में है उसको मान के चले। अब तुम मेरी बात को ध्यान से सुन, मैंने एक प्यारा सा छोटा सा एग्जाम्पल मैंने फ्रेम किया। यहाँ 4 है सर, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, यहाँ 10 है, यहाँ 11 है, यहाँ 12। सुन ले। अब मैं आपसे पूछूंगा, भाइयों 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 मेरे को A11 बताओ। तो A11 का मतलब क्या होता है? आपको सबसे पहले फर्स्ट रो में जाना है सर, तो मैंने फर्स्ट रो को ऐसे 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 घेर लिया। फिर आपको कहाँ जाना है? फर्स्ट कॉलम में जाना है, फर्स्ट कॉलम में ऐसे घेर लिया। अब देख दोनों में जो कॉमन आ रहा है 4, ये A11 हो गया। ठीक है, समझ में आया होगा। अब आओ मैं एक और चीज लेके चलता हूँ, सर हमको A21 बताओ ना, A21। तो ये मैंने क्या बताया था, इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ रो एंड दिस प्रेजेंट द, प्रेजेंट नहीं रे, रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कॉलम। तो जब ये आपका नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करता है, ये आपको नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में हमें क्या मान के चलना पड़ेगा? सर 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 पहले दूसरा कॉलम को घेरो, घेर दिए, पहले इसको मिटाएंगे तब ना पता चलेगा रे। सर घेर दिए, बहुत अच्छा घेर दिए। उसके बाद फिर क्या है, 1, तो पूरा मिटा, बेवकूफ वाला बात मत करो, मिटा दिए, यस सर। अब सुनो, ये क्या है? कॉलम नहीं, रो है। क्या है? रो। और ये क्या है? कॉलम। गुड। तो रो को घेरो न रे, दूसरा रो कहाँ है सर? दिखा? कॉलम पहला, दिस क्या नजर है? 7।
तो आप इस तरीके से एलिमेंट लेके चल सकते हैं। एग्जाम में ऐसे एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। बिहार बोर्ड के बच्चे, स्टेट बोर्ड के बच्चे थोड़ी सी ध्यान दे दे। तो ऐसे आप मान के चलो। एक और लू, ले लेता हूं। अरे छोड़ ना, अपने घर की खेती है, ले 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 ले, ले। सर पहला रो में जाओ, तीसरा कॉलम में जाओ। पहला रो, तीसरा कॉलम, 6। देख, मजाक नहीं। पहला कॉलम, तीसरा रो। पागल वाला बात कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं तू पहला रो कह रहे हैं रे, सुनाई दे रहा तुम लोग को क्या? रो, तीसरा कॉलम, 6। तो आप इस तरीके से एलिमेंट्स को लेके चल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स का नैया पार। अब हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स लेंगे। देखिए कॉन्सेप्चुअली पढ़ो, एमसीक्यू बन जाएंगे। मेरा मोस्टली फोकस्ड एमसीक्यू पे रहेगा। मैं लास्ट में जब एमसीक्यू सीरीज चल रहा है तो वहां पे मैं एमसीक्यू आपको लेके आऊंगा, कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा प्रैक्टिकली जो एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट का होना जरूरी है। अब आइए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। जो बच्चे एनसीईआरटी फॉलो करते होंगे उनके बारे में बताना है। देखिए एनसीईआरटी क्या होता है, क्वेश्चंस का सैंपल देता है कि वैसे क्वेश्चन वो पूछे जा सकते हैं, बट आपको प्रैक्टिस उस लेवल का करना है कि उसका आंगू पिछू जितना भी नजर आ जाए वो सारे एरिया को आपको कवर करके चलना है। जैसे मैं आपको अभी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लेता हूँ तो उसमें मैं बताऊंगी कैसे एमसीक्यू आपके साथ खेल खेलेगा। ठीक है, दिखाई दे रहा है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सर मैट्रिक्स के प्रकार, अरे खाना के प्रकार होता है तो मैट्रिक्स के प्रकार का नहीं होंगे। ठीक, देखिए ये जो चार्ट हमने बनाया है मैंने अपने लिए बनाया है। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को नॉर्मली 3 पार्ट में बांटा गया, ध्यान से समझिएगा। मैं यहीं पे पूरा क्लियर कर दूंगा, छोटा सा चार्ट नहीं है तो बड़ा ही सा चार्ट। पहला इसको हम लोग बोलते हैं, जानते हो क्या? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कसम से ये किसी किताब में नहीं मिलेगा, मैंने इसका चार्ट को डेवलप किया है मैं। दूसरा सर स्क्वायर मैट्रिक्स। तीसरा जीरो मैट्रिक्स। मैंने नॉर्मली जितने भी मैट्रिक्स थे सर उसको मैंने तीन 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 टुकड़ों में बांटा। एक रेक्टेंगुलर, दूसरा स्क्वायर और तीसरा जीरो मैट्रिक्स। नाम रेक्टेंगुलर का मतलब क्या होता है ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे एमसीक्यू चल रहा है, डिटेल नहीं चल रहा है, एमसीक्यू चल रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? यहाँ पे सर रो और कॉलम आपस में बराबर नहीं होंगे उसको बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मैंने लिखा है वेयर एम इज नॉट इक्वल टू एन, तो उसको हम बोल देंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मानते हो कि नहीं? एम बताए थे नंबर ऑफ रो को दर्शाता है, एन बताए थे नंबर ऑफ कॉलम को दर्शाता है। तो सर जहां पे रो और कॉलम आपस में बराबर नहीं होंगे उसको हम लोग क्या बोल देंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, ऐसा बताओ कि जहां पे एम और एन बराबर हो जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। आपके यहां से एमसीक्यू एग्जाम में आए थे, आपसे पूछा था कि सर स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा? जब रो और कॉलम बराबर होंगे तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जीरो मैट्रिक्स के बारे में क्या ख्याल है? बस जीरो मैट्रिक्स कहते हैं भैया जहां पानी पानी हो उसको दरिया कहते हैं, जहां जीरो जीरो हो उसको जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। क्या बोला? जहां पानी पानी हो उसको दरिया कहते हैं, जहां जीरो जीरो हो उसको जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। अब सवाल होता है कि सर क्या बक रहे हो? अरे बक नहीं रहो रे बेवकूफो, देखो ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, दिस वन इज द जीरो मैट्रिक्स। जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो जाए उसको जीरो मैट्रिक्स। बड़ा सिंपल चीज है, नया बात नहीं इसमें। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, पूरा फोकस रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पे। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को मैंने 4 अलग अलग टुकड़ों में बांटा है।
पहला टुकड़ा को नाम दिए हैं, देख देख दिखाई दे रहा है, देख देख दिखाई दे रहा है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, ठीक है दिखाई दे, देख देख ना, देख हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक, दूसरा टुकड़ा को नाम दिया है मैंने वर्टिकल मैट्रिक्स। अच्छा, तीसरे टुकड़ा को मैंने नाम दिया है रो मैट्रिक्स। चौथा टुकड़ा को नाम दिया मैंने कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम का मीनिंग पहले बता दिया, स्पेलिंग संभालना है तेरे को। चल सर, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? देख, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स सिंपल सी बात होती है, जो मेरा बोर्ड तुम देख रहा होगा, ऐसे लंबाई ज्यादा है, लेंथ ऐसे लेंथ कम है, तो उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। तो जब ऐसा लेंथ ज्यादा होगा, डांस नहीं कर रहे, बता रहे हैं, ऐसा लेंथ अगर ज्यादा होगा तो तुमको क्या लगता है उसमें कॉलम ज्यादा कटिंग होगा कि नहीं कटिंग होगा? जैसे ऐसा छोड़ ना, ब्रेड लो ना, ब्रेड तो ब्रेड अगर ज्यादा लंबा रहेगा तो उसमें स्लाइस ज्यादा आएंगे कि नहीं आएंगे? वही यहाँ पे बता रहे हैं हम आपको कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का मतलब सर ये अगर ऐसे होगा तो ये कटिंग ज्यादा होगा, कटिंग मतलब कॉलम ज्यादा होगा। तो कहता है कि जहाँ पे रो कम हो कॉलम ज्यादा हो उसको बोलते हो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ध्यान से समझिएगा मैं जो बताने जा रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का मतलब ऐसा लंबा होना चाहिए हॉरिजॉन्टली। बोर्ड की तरह देखो, थोड़ा मैं बोर्ड स्क्वायर में नहीं कह सकता यार ये लंबा ज्यादा है ये छोटा ज्यादा है, ठीक है। वर्टिकल जस्ट अपोजिट होता है, एम ग्रेटर देन एन। रो मैट्रिक्स कहता है जहां पे सर एक ही रो हो ना, एक ही बार रोने दो ना, और जहां पे एक ही कॉलम हो उसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। ये बातें आपको मीठी मीठी बातें याद करके चलना है। जहां पे सर रो कम होगा कॉलम से, डेट वन इज द हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। याद रखो ना, थोड़ा सा बड़ा सा बोर्ड, उसमें कॉलम ज्यादा रो कम। वैसे ही वर्टिकल ये बड़ा सा ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, रो वन कॉलम वन। तो ये आपका मैंने बताया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे सब स्क्वायर मैट्रिक्स की बातें करते हैं। जीरो मैट्रिक्स हो चुका है, उसके बाद क्लास को ऑफ करेंगे, फिर सेकेंड लेक्चर में आपसे मिलेंगे और वहां प्यारी प्यारी बातें करेंगे। अभी बाकी है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। चलिए बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स सर। आहा हा हा हा, प्यारी प्यारी बातें कुछ और कर ले स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ने से पहले। हाँ सर कर लो ना। सुनो, सुन, ये मैट्रिक्स, इसके एलिमेंट को जानते हो क्या लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं प्यार से, A11, इसको लिखेंगे A12, इसको लिखेंगे A13, इसको लिखेंगे A21, इसको लिखेंगे A22, इसको लिखेंगे A23, इसको लिखेंगे A31, इसको लिखेंगे A32, इसको लिखेंगे A3। ठीक है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। यहाँ पे आप देख सकते हो, इस चीज को मैं घेर रहा हूं, यहाँ पे रो और कॉलम दोनों बराबर हैं सर। ये मैंने बोला था, फर्स्ट पार्ट रो को दर्शाता है, सेकेंड पार्ट कॉलम को दर्शाता है। इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे रो कॉलम बराबर है, यहाँ पे भी रो और कॉलम बराबर है। जहां जहां पे रो और कॉलम बराबर है उसको आप ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं प्यार से, दिस एक्सिस को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान से, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। प्यारी प्यारी बातें प्रिंसिपल एक्सिस मान के चलो। सर जो प्रिंसिपल एक्सिस पे जो एलिमेंट आते हैं, 1 2 3, इसको बोलते हैं एल डी एल ई।
इसको क्या बोलते हैं, DLE। ठीक है, DLE का मतलब होता है डायगोनल लीडिंग एलिमेंट। और जो बच गया, मैंने क्या बोला, जो प्रिंसिपल एक्सिस पे आएगा उसकी बात कर रहा हूं, डेट इज A11, A22 एंड A33। ठीक है, बाकी जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग एलिमेंट को हम लोग, कौन क्या रहे हैं, NDLE बोलते हैं। ठीक है, अब सर रिमेनिंग कौन बचा, जो भी बचा हुआ है तीनों के अलावा उसको NDLE बोलते हैं। NDLE का मतलब होता है नन डायगोनल लीडिंग एलिमेंट, नन डायगोनल लीडिंग एलिमेंट। ठीक है, अब देखिए इतनी सारी बातें हो चुकी हैं, अब मैं आपको बताता हूं कि सर इसको नोट कर लेना भाई, है ना, मौका मिले नोट कर लेना। सॉरी टू से, अगर मैंने इसके पहले आपको नहीं बोला नोट करने के लिए तो आप उसको नोट कर लीजिएगा, यादें नहीं रहती है बनाते दौरान। ठीक है, नोट किए होंगे आप लोग उसको स्क्रीनशॉट लेके। चलिए अब हम बात करते हैं सर, जैसे कि मैंने आपको स्क्वायर मैट्रिक्स में बात किया कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है वो तीन पार्ट में इसको बांटा गया है। पहला आपका डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और तीसरा यूनिट मैट्रिक्स। अब इनके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, राधे राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे।